मैं उनका परिचय दूं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जैसे कि परंपरा रही है कि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत प्रेयर के माध्यम से करते हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार सभी अपनी अपनी जगह पे प्रेयर के लिए खड़े हो जाए। डॉक्टर मीरा बघेल जी यहाँ पर मौजूद है। मैं एक बार पूरे श्री शव परिवार की ओर से जोरदार साथ ही साथ उनकी टीम से यहाँ पे ज्योत्सना जी और ममता सोलवानी जी भी यहाँ पर मौजूद है। मैं उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करता हूँ। मेडिकल क्षेत्र में काफी ज्यादा संघर्ष का समय रहा। किसी के भी कार्य में या किसी का जो कार्य क्षेत्र है, खासकर मेडिकल में, अगर उसमें कोरोना जैसी महामारी से संघर्ष का अगर अपन बात करें तो एक बहुत कठिन संघर्ष रहा हर किसी के लिए। तो जब कोरोना जैसी महामारी हमारे बीच यहाँ रायपुर शहर में भी आई, पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे आसपास भी चीजें हमने देखा, कितना कठिन समय रहा वो। ऐसे समय में पूरी जो भागदौड़ थी, पूरी जो जिम्मेदारी थी, वो कहीं ना कहीं मीरा जी के ऊपर थी कि सारी स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से चालू रहे। जितनी कम हम यहाँ पर जनक्षति जो है वो रोक पाए, जितने लोगों को हम बचा पाए। बहुत ही कठिन समय रहा। उस समय को आप पिछला याद करिए कि पूरी सड़कें सूनी रहती थी, सिर्फ एम्बुलेंस की आवाज आती थी। बहुत ज्यादा कठिन समय, और ऐसे समय में सारी चीजों को संभालना, सारी चीजों को व्यवस्थित करना, सारी जो दवाइयां थी ना अपने पूरे चरम पे था। और उसके इलाज के दौरान आप देखेंगे कि डॉक्टर भी कहीं ना कहीं उससे संक्रमित हो जा रहे थे। तो ऐसे समय में अपनी टीम को भी संभालना और अपनी उसी टीम के साथ लोगों की सेवाएं बेहतर रूप से करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसको मैं कहूंगा कि बहुत तन्मयता के साथ, पूरी सक्रियता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ मैंने किया है। और उसी के फलस्वरूप आज आप देखेंगे कि हम सब बहुत अच्छे से खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, बहुत अच्छे से अपने कार्य में वापस आ पा रहे हैं, बहुत अच्छे से अच्छी जिंदगी हम वापस से जी पा रहे हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं पूरे डॉक्टर्स का हाथ था, और उन पूरे डॉक्टर्स की टीम को संभालने के लिए मीरा जी को नेतृत्व मिला था एक चीफ मेडिकल हेड ऑफिसर के नाते। तो मैं बहुत जोरदार तालियों के साथ साथियों, अगर मैं व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करूं तो हर जब वो फैसला करता है कि उसको अपने जीवन में आगे क्या करना है, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ संघर्ष के दिन आते हैं, कुछ ऐसे दिन आते हैं जब उसको ये सोचना पड़ता है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है, क्या वो मुझे मंजिल तक ले जा सकता है। हर किसी को उस संघर्ष से गुजरना पड़ता है, और उस संघर्ष से गुजर कर ही उसको वो मंजिल मिलती है जिस मंजिल पर वो अपना एक पड़ाव देखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मीरा जी यहाँ पर मौजूद हैं। ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, मैं चाहूंगा कि आज आप उनसे भी जाने, उनसे भी समझे कि कैसे किन परिस्थितियों में वो अपनी शिक्षा ग्रहण करी, कब उनको उनका ऐसा लगा उनको कि मुझे मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहिए, और मेडिकल के क्षेत्र में आने के बाद कब उनको ऐसा लगा कि अब मुझे ये करना चाहिए या। तो ये सारी चीजें हम उनसे जानेंगे। लेकिन ऐसे कि हमारी परंपरा रही है अतिथि देवो भव की, तो उस परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं सबसे पहले कैकेसा मैम को आमंत्रित करूंगा कि यहाँ पर आए और शॉल श्रीफल से मैम का स्वागत करें। पहले तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा सवेरा बहुत अच्छा हुआ। ये जो यंग पीपल है, आप लोग यंग जनरेशन को देख के, आप लोग इस प्रदेश का, इस देश का भविष्य है, और आप लोगों को देख के
मतलब और ज़्यादा एनर्जी मिलती है मुझे हम लोगों हम जैसे लोगों को। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये जो परंपरा श्री श्रम की है, ये तो शायद मैं पहली बार देख और सुन रही हूँ कि किसी शॉप पे। इससे ये हो रहा है सुनैत जी कि सबकी एक दूसरे से बॉन्डिंग हो रही है, वरना एक फ्लोर दूसरे फ्लोर तीसरे उसमें जाके कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे को लोग पहचानते भी नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी शॉप है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है बॉन्डिंग का, एक दूसरे से मिलने का, जानने का। एनीवे, आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो टीन एज में हर कोई अपना एक फ्यूचर बनाता है ना। आज समय बहुत बदल गया है, आज तो बच्चे अपना डिसीजन खुद ले लेते हैं, पेरेंट्स के गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पेरेंट्स को ये आजकल सिखाया जाता है कि भाई आप बच्चे का जो शौक है उस पर आप अपना शौक मत लादिए, कि आपको जो बनाना था या बनना था वो सुनते हैं। जब मैं आप लोगों की उम्र में थी, मैं 9th-10th में पढ़ती रही होंगी, तो माँ को किसी तकलीफ की वजह से डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब वो डॉक्टर के यहाँ गई तो वहाँ पर डॉक्टर तो बिल्कुल सिंपल साड़ी में थी, कोई अलग सी लग ही नहीं रही थी, जैसी माँ थी वैसे ही डॉक्टर थी। वहाँ जो नर्सेस थी वो बड़ी सुंदर सुंदर थी, यानी सुंदर इन द सेंस वाइट ड्रेस और ऐसा कैप पहने और मेरी टीन एज। तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। मम्मी तुम्हें लगा मैं ऐसी नर्स बनूंगी? तो माँ ने कहा नहीं तुमको डॉक्टर बनना है। तब मतलब हम उस जमाने की बात कर रहे हैं, आज से करीब 50 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ आपको। तो टीन एज में इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है कि वो देख कैसे रहे। जैसे आजकल आप लोग मॉडल वगैरह देखते होंगे, है ना, कि ये मॉडल इतनी मतलब खूबसूरती पे ज्यादा, कोई भी हो, लड़कियां खासकर खूबसूरती पे जाती हैं। तो वही दिमाग में था। तो मुझे मेडिकल फील्ड में आने का शौक, मुझे मेडिकल फील्ड में आने का था कि मुझे लोगों की सेवा करनी है, मुझे देखभाल करनी है, ऐसे करके। लेकिन मैं उस समय 13-14 साल की उम्र में ये मैं नहीं वो कर पाई कि डॉक्टर ज्यादा वो है और नर्स जो दिख रही है, क्योंकि वो नर्स ऑल टाइम मदर के माँ के पास आके कुछ दवाई देना, कुछ, तो मुझे लगता है ये ज्यादा सेवा कर रही है, ये ज्यादा। और डॉक्टर ने एक बार देखा फिर तो वो गायब, मुझे याद भी नहीं रहा उनका चेहरा कि वो कौन डॉक्टर थी और वो कौन थी ये। लेकिन नर्स ऑल टाइम रहती थी। तो मुझे बड़ा लगता था कि नहीं मैं ऐसे ही बनूंगी कि मैं बहुत जाके सेवा करूँ लोगों की, ऐसा करके। और लेकिन माँ का ये था, और हम लोग, हमारी जो पीढ़ी थी उसमें माँ ने ये, माँ चौथी पास थी और पापा मेरे प्रोफेसर कॉलेज में, साइंस कॉलेज में उन्होंने बॉटनी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे, लास्ट में प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए। तो चूंकि लड़कियां माँ के साथ ज्यादा रहती, तो हम लोग 4 बहनें, भाई नहीं है। तो माँ ने ये डिसाइड करता है, एक डॉक्टर बनेगी, एक प्रोफेसर बनेगी, एक इंजीनियर बनेगी, और छोटी वाली के लिए कुछ डिसाइड नहीं किया। वो बहुत छोटी थी, क्योंकि वो मेरे से 16 साल छोटी थी। हम लोग वही बने जो माँ ने डिसाइड किया था। तो एक वो समय था, कुछ डिसाइड करते हैं। तो अब ये तो रही मेरी बात। अब आप लोग के लिए अगर मैं कुछ बोलूं तो शॉर्टकट कहीं कुछ नहीं होता है। अगर आज आप मुझे इस पोजीशन पे देख रहे हैं, जैसे मैं इसलिए इसको बोल रही हूँ कि मैंने अपने परिवार के बच्चों को रख के पढ़ाया। बहुत बड़ा परिवार है हम लोगों का, मतलब टोटल हम लोग गिनते हैं तो 30-40 लोग हो जाते हैं। तो उनमें से गांव में ज्यादातर लोग रखते तो मेरे पास रह के, और ये बहुत अच्छी बात हुई कि जो मेरे पास रहे उन्होंने एक फील्ड चुना और आज वो बहुत अच्छा अपना सक्सेस हुए हैं। लेकिन सक्सेस की एक ही बात है कि आपको ईमानदारी से अपने बारे में जानना है कि मेरी रुचि क्या है, एक्चुअल मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या चाहता हूँ। दिक्कत ये होती है कि हम अपने बारे में ही नहीं जानते, हम चाहते क्या है हम ये नहीं जानते। बस हम सुबह हुआ अपने काम पे निकल गए, शाम को थके मारे गए और फिर खाना वाना खाए, थोड़ा मोबाइल, थोड़ा दोस्तों के साथ घूमे फिरे और सो गए, अगले दिन फिर आ गए। तो पहले अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है कि हम क्या चाहते हैं। जब जो चीज आप चाहते हो उसको आप इतनी शिद्दत से करेंगे कि वो अपने आप आपके पास आती जाएगी और काम होते जाएगा और आप एक मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो जिस काम को आप कर रहे हैं, काम, कोई काम छोटा नहीं होता, हर काम अपने आप में इम्पोर्टेंट है। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो बहुत छोटा हो। तो शॉर्टकट मेथड कभी नहीं अपनाना। जैसा अभी जुनैद जी ने बताया कि पूरा हमने मोर्चा संभाला,
सच में मोर्चा संभालने जैसी बात थी कि लोगों को, बहुत लोग डरे हुए थे। ये तो हम अपने जाने वाली उम्र में इस बीमारी को देखे हैं और आपने अपने यंग एज में ही इस बीमारी को देख लिया। 100, 150, 200 साल बाद ऐसी बीमारियां आती हैं प्रकृति में और नए नए नाम से आती हैं। सो ये भी एक नॉर्मल सा चक्र है। पर ऐसा पेंडेमिक जितने अभी जो जीवित लोग हैं उन्होंने सुनने में आता था कि ऐसा हुआ, गांव के गांव हैजा में खत्म हो जाते थे, लाइक दैट। तो ये आप लोगों ने अभी से देख लिया, आपका एक अनुभव आपके साथ है जो आप पूरी उम्र आपके साथ रहेगा। तो ये मोटिवेट करना लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी होता था। मैं हमेशा अपने स्टाफ को ये बोलती थी कि हर कोई जब बहुत छोटा बच्चा रहता है, लड़के खासकर, तो वो बंदूक से खेलते हैं और उनको लगता है कि हम बॉर्डर पे जाएंगे, हम अपने देश की रक्षा करेंगे। अक्सर लड़के इस बात पे सोचते हैं, कुछ लड़कियां भी ऐसा सोचती। मैंने हमेशा अपने स्टाफ को कहा कि वो जो बचपन की बात है वो आज सिद्ध हो रही है। आज हम सच में सेना बन गए हैं और हमें सैनिक के रूप में काम करना है, बीमारी से लड़ना है। ये दुश्मन है हमारा, इसको हमें भगाना है, हमें डरना नहीं है। दूसरे रूप में आ रहा है, जरूरी नहीं कि हर कोई बॉर्डर पे जाके लड़ाई करे, कोई जरूरी नहीं है। आप जहां रहते हैं आप वहीं अपने देश के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़ाई कर सकते हैं। कहीं कोई जरूरत नहीं है कि बॉर्डर पे ही जाए। तो ये आज मौका मिला है, हम लोग बहुत धन्य भाग है हमारा कि हम स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं और हमें सबको ये मौका नहीं मिलता। आप लोग अधिकांशतः लोग कोरोना में घर पे रहे होंगे, बहुत बोर हुए होंगे, समझ में नहीं आया होगा। कि मैं हमेशा अपने लोगों को रोज सुबह ये बोलती थी कि हम सौभाग्यशाली हैं कि जानकार विभाग बनाया है और अब इसको हमें बनाए रखना है। ये हमेशा मैं अपने लोगों को कहा करती थी और मेरी टीम ने भरसक प्रयास किया और लोग ठीक भी हुए। अपने काम, जैसे गवर्नमेंट में जो बड़े नियमबद्ध काम करना पड़ता है, हम फ्री नहीं होते कि हम ये कर लें ये कर लें। सारे नियम मैंने तोड़े। मैंने कहा मेरी नौकरी मैं दांव पे लगाती हूँ, पर एक की भी जान अगर मेरी नौकरी जाने से बच जाती है तो मैं उसकी जान बचाऊंगी। ये सोच के मैंने जितना भी किया। आपने अभी 1-2 दिन पहले पढ़ा होगा पेपर में कि इतने का घोटाला हुआ और सीएमएचओ ने ये घोटाला किया, पढ़ा होगा। कुछ वीडियो भी चल रहे थे। तो कुछ मानसिक रोगी होते हैं जिन्हें कुछ खराबियां दिखती हैं, अगर वैसी फाइल में नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। तो मैंने कहा आज भी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मेरे पे जो छानबीन करनी है आप करिए। मैंने बहुत नियम से और बहुत तब पर अपना डिसीजन लेते हुए काम किया, क्योंकि वो समय ऐसा था कि सोचने का नहीं था कि ये तो नियम में नहीं है, इसको मैं ऐसा करूंगी तो ये तो मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा। मैं कहा लगे तो लगे, लेकिन मुझे काम करना है, लोगों की जान मुझे बचानी है और वो मैंने किया। शॉर्टकट नहीं देखना, अपने आप को पहचानना सीखना। और बहुत लंबा भाषण तो मुझे देना आता नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं एक जोक ही समझिए वो मैं सुनाती हूँ कि भारत से एक व्यक्ति, सुना भी होगा बहुत लोगों ने क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है, बहुत चलते रहता है। तो फिर भी मैं, ये बहुत सही फोरम है बताने का, तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो कनाडा गया, वहां पे उसने एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जॉब के लिए गया। तो मैनेजर ने उससे पूछा कुछ अनुभव है? बोला हाँ थोड़ा मोड़ा है। ठीक है, मन लगा के काम करो और जाओ काम करो। शाम हुई तो मैनेजर ने पूछा क्यों, कितना सेल किया? तो बोले 1 सेल किया। 1 सेल किया? लोग तो यहाँ 20-25 सेल करते, तुम 1 ही किया? अच्छा जी सर 1 ही किया। कितने का किया? तो बोले 93,000 पाउंड 338, मतलब 93,338 पाउंड का सेल किया। तो मैनेजर एकदम चढ़ रहा है, इतने का सेल किया? इतने का कैसे किया? तो बोले वो एक व्यक्ति आया था तो उसको फिश हुक खरीदना था, तो मैंने उसको एक छोटा वाला हुक बेचा। वो नहीं था मछली पकड़ते हैं जिससे, फिशिंग रॉड। फिर मीडियम साइज वाला बेचा, फिर बड़ा वाला भी बेचा। और फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा कि आप ये नई फिशिंग कहाँ पे करेंगे? तो बोले कोस्टल एरिया में, सी पे। तो मैंने कहा सी पे आप करेंगे तो फिर सी में थोड़ी ना ऐसे मछली किनारे में आएगी, तो आपको तो एक बोट भी चाहिए होगा। फिर मैंने उसको एक बोट बेचा।
तो फिर बोट मैंने उसको दिखाया, तो उसने बोला अरे ये बोट तो बहुत बड़ी है, मेरी गाड़ी में तो आएगी नहीं। तो फिर मैं उसको गाड़ी वाले शॉप वो डिपार्टमेंट में ले गया। वहाँ पे मैंने उसको 4x4 डिलक्स बड़ी एक गाड़ी बेची कि जिसमें वो बोट आ जाए। तो फिर वो गाड़ी लेके गया। फिर मैंने कहा कोस्टल एरिया में आप एक ही दिन में तो वापस आएंगे नहीं, रुकेंगे भी वहाँ पे? तो बोले हाँ रुकूंगा। तो फिर मैंने उसको टेंट वाले एरिया में ले गया। तो वहाँ पे मैंने उसको एक बड़ा सा टेंट दिया, तो उससे टेंट भी खरीदा। मैं कहा जब आप वहाँ पे रुकेंगे तो बोर भी होंगे ना, तो आप एक ऐसा कीजिए, बियर का कैरेट ले लीजिए और कुछ ग्लास और क्रॉकरी वगैरह, ये सब मैंने उसको बेचा। और इतने में फिर उसका बिल, अरे उसने सब खरीदा और उसका बिल अब इतना बना 93,000 पाउंड 338। बोले इतना सब तुमने कैसे बेचा? बोले तुम इससे पहले कहाँ काम करते थे? मैंने कहा अच्छा इससे पहले ना मैं श्री शिवम में काम करता। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत गंभीर किस्म की ऐसी शख्सियत होंगी, लेकिन जिस शालीनता के साथ, जिस क्यूटनेस के साथ इस स्टोरी को उन्होंने बताया, मुझे ऐसा लगता था इतने अच्छे तरीके से कोई और नहीं बता सकता। साथियों, निश्चित रूप से हर बुरा वक्त बहुत कुछ सिखा कर जाता है, समझा करके जाता है। वैसे ही जो कोरोना काल था इसने भी बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया। जैसे कि मैम ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को इससे पहले बहुत ज्यादा कोई जानता नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से ये एक लेसन है हम सब के लिए, क्योंकि हर चीज जो हमने भी उस कोरोना काल में सीखी है कि कैसे अपने पैसे को बचाना चाहिए, कैसे उसको सही जगह पे यूज करना चाहिए, हमारे खर्चा करने की क्या क्या ऐसी चीजें हैं जहां पर जरूरी है और जहां पे ही हमें अपना पैसा खर्च करना चाहिए, अदरवाइज फिजूल खर्ची को हम कितना ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हमने खुद अपने कोरोना काल में सीखी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मुझे भी इस माध्यम से आप लोगों से इस बारे में बात करने का मौका मिला कि ये सारी चीजों को भी हम साथ साथ देखते जाएं कि किस तरीके से हम अपनी दिनचर्या को, अपनी जो लाइफ है उसको किस तरीके से और ज्यादा बेटर करने के लिए छोटी छोटी बचत भी हम कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत छोटे से मेरे इन्विटेशन में मैं यहाँ पर अपना समय निकाल के हमारे बीच आए। मैं एक बार पूरे श्री शिवम परिवार की ओर से आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ पर हमारे छोटे से निमंत्रण पे आपने समय निकाला, यहाँ पर आए। मुझे ऐसा लगता है कि जो लर्निंग आपने यहाँ पर हमारी टीम को दी, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी से बड़ी मोटिवेशनल क्लास में भी वो लर्निंग नहीं मिल पाती, क्योंकि जब हम किताबों में पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं कि अंबानी ने ये किया और उसने अडानी ने ये किया, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के बारे में जब हम जानते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यार उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। लेकिन जब हम आप जैसे लोगों को यहाँ सामने देखते हैं कि कैसे वो निकल करके आगे है, कैसे संघर्ष किया, कैसे जैसे कि आपने बताया कि कुछ ऐसे निर्णय भी लाइफ में होते हैं जिसमें हम नफा नुकसान देखे बिना ये देखते हैं कि उससे किस किस तरीके से लोग प्रभावित होते हैं और उस कारण से हमको उस डिसीजन को लेना पड़ता है। निश्चित रूप से मुझे जान के बहुत ज्यादा खुशी है, मुझे लगता है कि हमारी टीम को भी जान के बहुत ज्यादा खुशी होगी कि आपने लोगों की जान बचाने के लिए कुछ ऐसे निर्णय भी लिए जो कानूनन रूप से आपको नहीं लेने थे, लेकिन वो डिसीजन भी आपने लिए और उससे कहीं ना कहीं लोगों की जानें बची। तो मैं एक बार पुनः इसके लिए भी जोरदार तालियों से आपको जब प्रेयर में इकट्ठे होते हैं तो ये तो खाना वाना खा के आते होंगे। एक काम और हमें करना है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज भी। आप बोलते होंगे नहीं हम तो दिन भर ऊपर नीचे करते हैं, हमारी दैट इज एक्सर्शन नॉट एक्सरसाइज। एक जब ये प्रोग्राम आपका हो रहा है तो आप ऐड करिए प्लीज कि या तो 10 मिनट का योगा हो या कोई जुम्बा हो, लड़कियां हैं और शौक से वो करती, या कोई ऐसी एक एक्सरसाइज भी हो तो वो भी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये करने लगेंगे तो इनके आसपास के लोग भी करना शुरू करेंगे और जब ये करेंगे तो इनके आने वाली पीढ़ी भी करेगी। आजकल हम सब चीज़ के लिए टाइम निकाल लेते हैं सिवाय एक्सरसाइज के, है ना। एक बार आप आ गए तो आप सीधे थक के 10 बजे घर जाते हैं, आपके पास एक्सरसाइज का बिल्कुल टाइम नहीं होता है। और अभी हमारा जो खाना है
वो इतना ज़्यादा मतलब अनहेल्दी हो गया है कि मतलब हम रोज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खाने के उसमें खाते जाते हैं, जो हम ये नहीं देखते कि हमारे शरीर को कितना वो नुकसान पहुंचा रहा है। आप फल भी खाने की कोशिश करो तो उसमें भी रंग मिला है, नहीं तो और कुछ केमिकल मिला है, कुछ ना कुछ तो मिला है। तो एक्सरसाइज बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि हेल्दी रखना है। क्योंकि मैं हेल्थ से हूँ तो मैं बोलूँगी हेल्थ से कीमती कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जो हेल्थ से। आपका एक सिर दर्द या एक पेट दर्द होता है, सारा दिन खराब हो जाता है ना। और इसके लिए मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि अभी आप देखते होंगे कि हर तीसरे चौथे व्यक्ति को शुगर, हर तीसरे चौथे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, ये हो रहा है। अगर हम सारी दूसरी चीज़ें अपनाने के साथ साथ अगर एक्सरसाइज को बॉडी का मैंडेटरी वो माने, हमें ब्रश करना ज़रूरी है, हमें नहाना ज़रूरी है, टॉयलेट तो ना भी चाहो तो जाना ज़रूरी है ना। हम सब चीज़ के लिए टाइम निकाल लेते हैं, हम तैयार होने के लिए कितना टाइम निकालते हैं, एक्सरसाइज के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं रहता, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये टाइम आपको निकालना होगा। और जब आपके यहाँ ये 10-10 घंटे 12-12 घंटे दे रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके लिए कम से कम 15 मिनट और निकालें। तो अब प्रॉब्लम आएगी, कस्टमर हैं, हम कैसे छोड़ के आए, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जिनकी प्रॉब्लम होती है ना, सॉल्यूशन भी उन्हीं के पास होता है। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी टीम से किसी ना किसी का ब्रेन इस पे काम करेगा कि हम इस समय कर सकते हैं। तो प्रेयर बहुत अच्छी चीज़ है, हमेशा करना चाहिए, रोज करना चाहिए। उसी तरह से एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़रूरी है। ये मैं भूल गई, हमारे ऑफिस में हम लोगों ने अभी अभी शुरू किया है। प्रेयर तो शुरू से होती है, पर जुम्बा, बैडमिंटन, टेबल टेनिस भी है ऑफिस में, और जिम, हमने सारे जिम की चीज़ें लगवा रखी है। अगर नहीं जा सकते हैं तो किसी न किसी कॉर्नर में आपको जिम की थोड़ी सी व्यवस्था करनी होगी, थोड़े से कपड़े हटा के कि भाई हाँ कि भाई यहाँ जाओ, और जिसको टाइम मिलता है वो अपना टाइम देख के करें। यानी कुछ अब दिक्कत वही रहती ना, सेम चीज़ पेड़ लगाने के लिए जगह नहीं है लोगों के पास। ऑक्सीजन के बिना कोई नहीं जिंदा रह सकता, लेकिन आज जगह दिल में होनी चाहिए, अदरवाइज तो जगह बहुत है। चारों तरफ बहुत जरूरी है। मतलब कभी आप लोग, मेरे ऑफिस में आपका कोई काम नहीं है, बट मेरे ऑफिस के हर कोने में आपको पेड़ पौधे दिखेंगे, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। बंद कमरे में एसी में आप लोग हैं, विटामिन डी की हर किसी को कमी है। अभी मैं लिख के दे सकती हूँ, आप अगर विटामिन डी की जांच कराएंगे तो 99% लोगों में विटामिन डी की कमी, क्योंकि आपकी लाइफ का 10 घंटा एसी में बीत रहा है। सनलाइट में आप एक्सपोजर हो ही नहीं रहे हैं, और सबकी हड्डियां बहुत कमजोर हो रही। काम नहीं है तो पंचायत का ऑफिस गांव में लोग नहीं जानते, पार्षद से आपको काम नहीं तो पार्षद ऑफिस का आप नहीं जानते, है ना। तो उसी तरह से अस्पताल से आपको लेना देना नहीं तो आप सरकारी अस्पताल नहीं जानते, आप प्राइवेट जरूर जानोगे, क्योंकि कभी ना कभी सिर दर्द पेट दर्द होता है तो पड़ोस के प्राइवेट झोला छाप में भले चले जाओगे, पर सरकारी को नहीं जानते। ये बहुत दिक्कत है। तो जानो, सरकार ने आप ही के लिए खोल के रखा है ना। 10 मिनट में जाओगे, मुझे पैरों में दर्द, मुझे ऐसा लग रहा है विटामिन डी की कमी है, आप ये बोलोगे, या टेस्ट करा के आ जाओगे तो आपको मिल जाएगा वो फ्री। मैं बहुत अच्छा लगा कि मैडम ने जो बातें बोली, कि मैडम ने एक बात बोली कि अभी कोई घोटाला के बारे में बोला गया है, तो हम लोग इस बात में, हम लोग को बहुत सारी चीज़ों को झेलते रहते हैं। तो मैं मैडम से, आपसे छोटा उम्र में, लेकिन ये बात जरूर बोलूँगा कि उसी पेड़ पे पत्थर मारा जाता है जिस पे फल बहुत होते हैं। तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आप तो बेहतर कर रहे हैं, और हमने आपके बेहतर सर्विस को महसूस किया है, क्योंकि श्री शिवम के पूरे लोगों का, हमने 100% लोगों का फर्स्ट टाइम में ही हमने कोविड चेक कराया था,
और हमारे यहाँ 15-20 लोग निकले भी थे, लेकिन आपके डिपार्टमेंट से हमको इतना सहयोग मिला क्योंकि मीडिया ने इसको बहुत उछाला, लेकिन वो उन्होंने आपके डिपार्टमेंट ने हमको एक ही बात बोला, आप निश्चिंत रहिए, आप चेक कराइए और जो भी जिनका निकलेगा उसका हमको ट्रीटमेंट कराना है, आप बिल्कुल भी पीछे मत हटिए इसमें। और हमारी टीम ने भी कदम से कदम भी मिलाकर पूरी हमको सहयोग दिया, सबने अपना ट्रीटमेंट कराया और सब हॉस्पिटलाइज हुए और उसमें मैं भी शामिल था। आपको बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि आज हमारे स्टोर पे है, हमारा पूरा श्री शिवम परिवार गौरवान्वित है। जैसे आप लोगों का संयुक्त 40 लोगों का परिवार है, वैसे ही हम लोगों का 1100 लोगों का परिवार, और हम लोग प्रॉपर छत्तीसगढ़ बालोद से हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं सबसे बढ़िया जमा होंगे ना। लड़कियां मुझे बहुत सारी दिख रही हैं, तो मैं अपनी टीम भेज के एक बार हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाऊं। बिल्कुल मैडम, बहुत है ना जी, बिल्कुल। और मैं बोलूंगा कि आपने जो विटामिन डी की बात की मैडम, वो आप हमको सिर्फ बताइएगा कि क्या लेना है, वो हम मैनेज करवा लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपने हमको बताया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमको इसका ज्ञान नहीं है। हम बता रहे हैं ना, एसी कमरे में विटामिन डी की 100% डेफिशिएंसी। और आप देखना कि जब आप खा लेंगे वो, मतलब 4 सेटेटी आप खा लेंगे तो आप अपने आप में चेंज फील करेंगे, है ना। जो थोड़ा पैरों में दर्द और ये थकान जो लगती ना, वो काफी कुछ दूर हो जाएगा।